लंग स्पेशल पैथोलॉजी कंटिन्यू करेंगे रॉबिन्स बेसिक से। अगला टॉपिक है पल्मोनरी डिजीजेस ऑफ वास्कुलर ओरिजिन। ठीक है, वो पल्मोनरी डिजीज जो कि वेसल्स की प्रॉब्लम की वजह से हो। तो उनमें हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ेंगे, हेमरेज एंड इन्फाक्शन। सबसे पहले कह रहा है कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 डेथ कॉज करवा रहा है यूएस में हर साल। ठीक है, और इवन अगर वो डायरेक्टली फैटल नहीं भी है तो और बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं इस डिजीज़ में, इस कोर्स ऑफ डिजीज़ में। ठीक है, जो ट्रू इंसिडेंस है नॉन फैटल पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो अभी नहीं पता कि कितना इंसिडेंस है, लेकिन कुछ केसेस जो है अनडाउटली वो होते हैं आउटसाइड द हॉस्पिटल इन एम्बुलेटरी पेशेंट्स इन होम द एम्बोलाई आर स्मॉल, बहुत ही छोटे एम्बोलाई होते हैं और वो क्लिनिकली साइलेंट होते हैं। इवन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के अंदर भी जो है ना नो मोर देन 1/3 जो है वो डायग्नोज होते हैं बिफोर द डेथ। ठीक है, मरने से बिल्कुल पहले ही 1/3 लोग डायग्नोज होते हैं। ऑटोप्सी डेटा जो है इंसिडेंस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो वाइडली वेरी करेगा, रेंज करता है 1% जनरलाइज हॉस्पिटल पॉपुलेशन में, यहाँ से लेके 30% जो है वो इंडिविजुअल्स जो कि सीवियर बर्न्स की वजह से मर जाएं, ट्रॉमा या फ्रैक्चर्स से, और फिर जाके उनमें मतलब एम्बोलिज्म हो और वो उनसे डेथ हो। ब्लड क्लोट्स जो कि लार्ज पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं या ऑक्लूड करते हैं, वो ब्लड क्लोट्स हमेशा एम्बोलिक ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, 95% जो सारे हमारे पल्मोनरी एम्बोलाई होते हैं ना वो थ्रोम्बाई से ही अराइज करते हैं। वो वाले थ्रोम्बाई जो हमारी लार्ज डीप वेन्स ऑफ द लेग्स में होते हैं, ये BCQ है कि वो डीप वेन्स में एम्बोलाई थ्रोम्बाई होंगे और फिर वो एम्बोलाई बन के पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे। मोस्ट जो ऑफनली होता है वो पॉप्लीटियल वेन वाले थ्रोम्बाई होते हैं और लार्जर वेन्स जो हैं उनसे ऊपर जो हैं उनमें। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस जो प्री डिस्पोज करते हैं टू वीनस थ्रोम्बोसिस इन द लेग्स वो चैप्टर 4 में डिस्कस हुई हैं, जो हम 3rd ईयर में पढ़ के आए हैं। लेकिन अभी जो सामने रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं वो पैरामाउंट है। सबसे पहला है प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। ठीक है, लंबे समय तक बेड रेस्ट हो, पार्टिकुलरली मतलब इमोबिलाइजेशन हो रही है लेग्स की। नंबर 2, कोई सर्जरी हो जाए जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है नी की या हिप की, उनमें होता है। इसमें भी रिस्क फैक्टर होता है पल्मोनरी एम्बोलाई का और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। तीसरा, सीवियर ट्रॉमा हो जैसे कि बर्न्स हो जाएं या मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो। नंबर 4, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी रिस्क होता है। नंबर 5, वुमेन जो कि पार्चुलेशन के पीरियड के अराउंड उनमें, या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करती हैं उन वुमेन्स में जिनका मतलब ईस्ट्रोजन कंटेंट हाई होता है, उस वजह से थ्रोम्बाई होते हैं। नंबर 6, डायसेमिनेटेड कैंसर में। एंड नंबर 7, प्राइमरी डिसऑर्डर्स ऑफ द हाइपर कोएगुबिलिटी जैसे कि एग्जांपल फैक्टर 5 लेडन। ठीक है, इन डिसऑर्डर्स में थ्रोम्बोसिस की रिस्क ज़्यादा है। पैथोफिजियोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लार्जली डिपेंड करते हैं साइज़ ऑफ द एम्बोलिस कि कितना साइज़ है। अब वो साइज़ जो है इन टर्न डिक्टेट करेगा साइज़ ऑफ द ऑक्लूडेड पल्मोनरी आर्टरी का। जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा बड़ा एम्बोलाई होगा उतनी बड़ी ही आर्टरी को ब्लॉक करेगा। और इसके अलावा कार्डियो पल्मोनरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट जो है वो भी डिक्टेट होगा। ठीक है, अब 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं पल्मोनरी आर्टीरियल की ऑक्लूजन के कि क्या आगे रिजल्ट्स होंगे। नंबर 1, पल्मोनरी आर्टरी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर जो है उस आर्टरी के अंदर वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है प्रेशर? क्योंकि जाहिर सी बात है उसका ब्लड फ्लो ब्लॉक हुआ है। ब्लॉक होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा और उसके नतीजे में पॉसिबली वैजोस्पाज्म हो जाएगा जो कि न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म्स की वजह से हुआ है। और रिलीज़ होगा मीडिएटर्स का जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन, ये रिलीज़ होंगे। ठीक है, नंबर 2, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि इस्कीमिया हो सकती है डाउन स्ट्रीम पल्मोनरी पैरेन्काइमा की। अब थस मेजर वेसल की ऑक्लूजन जो है ना वो रिजल्ट करती है एब्रप्ट इंक्रीज इन द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, जल्दी से बढ़ेगा प्रेशर, डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, अक्यूट कोर पल्मोनल, और कभी कभार सडन डेथ भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि स्मॉलर वेसल्स ऑक्लूड होती हैं तो उसके नतीजे में लेस कैटास्ट्रॉफिक और इवन क्लिनिकली साइलेंट जो है ना वो पिक्चर हमें मिलेगी। लार्जर वाली वेसल में ये इस तरह की पिक्चर होगी। हाइपोक्सीमिया जो है वो डेवलप करती है एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल मैकेनिज्म। कैसे करती है? नंबर 1 है कि परफ्यूजन ऑफ एटिलेक्टेटेड लंग जोन।
अब जैसा कि हमने बात की इस्कीमिया होगी, अब इस्कीमिया होगी तो एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा इस्कीमिक एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सर्फेक्टेंट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है, सर्फेक्टेंट कम हो गया है, और क्योंकि जो पेन है वो भी एसोसिएटेड है एम्बोलिज्म की वजह से, ठीक है। तो पेन की वजह से जो है वो पेशेंट अपनी चेस्ट वॉल को मूव नहीं करेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मूवमेंट भी रिड्यूस हुई है, मतलब इमोबिलिटी है, तो वहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, इन दो वजूहत की वजह से। और परफ्यूजन जो है वो एटलेक्टेटेड लंग जोन की हो जाएगी, ठीक है, कम ब्लड सप्लाई होगा। दूसरा, तो यानी इस वजह से हाइपोक्सीमिया होगी। दूसरा है कि कार्डियक आउटपुट कम हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाइडन हो जाएंगी, मतलब खुल जाएंगी, सॉरी, कार्डियक आउटपुट कम हुआ है, जिसके नतीजे में आर्टीरियल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो वाइडन होगी, ठीक है, इसका जो गैप है ये बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने की वजह से हाइपोक्सीमिया होगी। एंड नंबर 3, राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड मे अकर थ्रू अ पेटेंट फोरामेन ओवेल प्रेजेंट इन 30% ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में 30% में पेटेंट फोरामेन ओवेल होता है, जिसके नतीजे में राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ द ब्लड होगी, तो उस शंट की वजह से जो है हाइपोक्सीमिया डेवलप करेगा। रिकॉल करें कि लंग्स हमारे जो है ना वो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज से ऑक्सीजनेट नहीं होते, बल्कि ऑल्सो ब्रोंकायल आर्टरीज भी जो है ना वो डायरेक्टली उनसे भी, और डायरेक्टली एयर जो है एल्वियोलाई से जो आ रही है उनसे भी जो है हमारे लंग जो है वो ऑक्सीजनेट होते हैं। थस अगर इस्केमिक नेक्रोसिस होती है यानी इन्फेक्शन, तो वो एक एक्सेप्शन है रादर देन द रूल, जैसा कि 10% ऑफ द पेशेंट्स में होता है विद द थ्रोम्बो एम्बोलाई, ठीक है, सिर्फ 10% में ही हमें मिलेगा जिनमें थ्रोम्बो एम्बोलाई हो गया है, तो उनके उनमें इन्फेक्शन हो, क्योंकि मतलब इस्कीमिया हो, क्योंकि उसको और भी तो मिल रही है ऑक्सीजनेशन और जगहों से। तो इन्फेक्शन होगा तब सिर्फ अगर जब कॉम्प्रोमाइज़ आ जाए कार्डियक के फंक्शन में, या फिर ब्रोंकाइल के सर्कुलेशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या फिर जो लंग्स का रीजन जो है वो अंडर वेंटिलेट हो जाए एज ए रिजल्ट ऑफ अंडरलाइंग कोई पल्मोनरी डिजीज़ हो उसकी वजह से, मतलब वेंटिलेशन कम हो, तो हम कहेंगे कि इन्फेक्शन है, ठीक है। अब आते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। तो कॉन्सिक्वेंसेस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जैसा कि नोटेड हैं, वो डिपेंड करते हैं साइज़ ऑफ द एम्बोलिक मास कितना है, उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और जनरल स्टेट कैसी है सर्कुलेशन की, इन दोनों पे। अगर बड़ा एम्बोलस है, लार्ज एम्बोलस, तो वो हमारी मेन पल्मोनरी आर्टरी में एम्बेडेड होगा, या फिर उसकी ब्रांचेस में, या फिर वो लॉज होगा एस्ट्राइड द बाइफर्केशन, जो बाइफर्केशन होती है वहाँ पे वो फंसा हुआ होगा एज अ सैडल एम्बोलस। ये पिक्चर देखें, इसमें लार्ज सैडल एम्बोलस ये दिखाया गया है फ्रॉम द फीमोरल वेन में, जो कि एस्ट्राइड ऑफ द मेन लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, इनके बीच में मतलब लाई कर रहा है, और ये एम्बोलिज्म आया कहाँ से, फीमोरल वेन से, लेकिन ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में देखिए फंसा हुआ है, इसको हम सैडल एम्बोलस कहते हैं। डेथ जो है वो यूजुअली फॉलो करती है अचानक से, क्यों, हाइपोक्सिया जो हुआ है या अक्यूट फेलियर हो गया है राइट साइड ऑफ द हार्ट का, उसकी वजह से, यानी कोर पल्मोनल की वजह से डेथ होती है या हाइपोक्सिया से। तो इसीलिए कोई भी टाइम नहीं होता कि लंग में मतलब मॉर्फोलॉजिक एल्टरेशंस आए, उनके लिए टाइम ही नहीं बचता। जो छोटे एम्बोलाई होते हैं, स्मॉलर एम्बोलाई, वो इम्पैक्ट हो जाते हैं हमारी मीडियम साइज़ वाली और स्मॉल साइज़ वाली पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, वहाँ फंस जाते हैं। जब एडिक्वेट सर्कुलेशन होगी और ब्रोंकाइल आर्टीरियल फ्लो होगा, वाइटैलिटी जो है ना हमारे लंग पैरेन्काइमा की वो मेंटेन हो जाएगी, लेकिन एल्वियोलर हेमरेज जो है वो स्टिल होगा, मतलब हो सकता है एल्वियोलर हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ द इस्केमिक डैमेज जो हुआ है हमारी एंडोथेलियल सेल्स को, उन इस्केमिक डैमेज की वजह से एल्वियोलर हेमरेज होगा, ठीक है, हो सकता है। लेकिन वैसे जो है लंग का जो पैरेन्काइमा है वहाँ पे जब सर्कुलेशन सही होगी तो लंग के पैरेन्काइमा की वाइटैलिटी सही हो जाएगी। फिर अगर बात करेंगे अब जो पेशेंट है अगला, तो उसका कार्डियोवास्कुलर स्टेटस ही कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में होता है, तो उन केसेस में इन्फेक्शन होगी ही होगी। जितनी ज़्यादा पेरीफेरी में एम्बोलिक ओक्लूजन होगी उतना ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। अबाउट 3/4 जो सारे इन्फार्क्ट्स हैं वो लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और ठीक है 3/4,
और 1/2 जो है वो मल्टीपल लोब्स को अफेक्ट करेंगे, 1/2। ठीक है, ये इन्फार्क्ट्स की बात हो रही है। अब ये इन्फार्क्ट्स जो है ना कैरेक्टरिस्टिकली याद रखिएगा वेज शेप के होते हैं, और उनकी जो बेस होती है वो प्लूरल सरफेस पे होती है। अब उस वेज शेप की बेस प्लूरल सरफेस पे होगी, और उनकी एपेक्स जो है ना वो पॉइंट कर रही होगी टुवर्ड द हाइलेस ऑफ द लंग। जो हिलम होता है या हाइलम होता है वहाँ पे उसकी एपेक्स होगी। पल्मोनरी इंफार्क्ट जो है वो टिपिकली हेमरेजिक होते हैं, और वो हमें ना रेज्ड रेड ब्लू एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की तरह नज़र आ रहे होते हैं अपने अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, रेड ब्लू रेज्ड एरिया ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जैसा कि ये फिगर देखें, इस फिगर में स्मॉल रफ वेज शेप का एक हेमरेजिक पल्मोनरी इंफार्क्ट दिखाया गया है रीसेंट अकरेंस का। ठीक है, प्लूरल सरफेस जो होगा ना वहाँ पे आपने याद रखना है कि उसकी बेस होगी, जबकि उसकी जो पॉइंटेड एंड होगा वो उसके हाइलम पे होगा। अब यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि हाइलम कहाँ पे है, लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये क्योंकि प्लूरल सरफेस तो ये बेस होगी। और इसके साथ जो एडजेसेंट जो प्लूरल सरफेस होगा ना इंफार्क्ट के साथ, वो एडजेसेंट वाला प्लूरल सरफेस जो है वो फाइब्रिनस एक्सुडेट के साथ कवर हुआ होगा, फाइब्रिनस एक्सुडेट के साथ। ऑक्लूडेड जो वेसल है वो यूजुअली लोकेटेड होती है नियर द एपेक्स ऑफ द इंफार्क्टेड एरिया, यानी जो वेसल अक्लूड हुई है, फॉर एग्जांपल ये वाली अगर वेसल अक्लूड हुई है तो वो हमेशा उस इंफार्क्ट के एपेक्स पे मौजूद होगी वो वेसल, यानी ये इस इंफार्क्ट का एपेक्स हो गया। रेड सेल्स जो है वो 48 घंटों के अंदर लाइज होना शुरू हो जाएंगे, और इंफार्क्ट जो है वो ग्रेजुअली रेड ब्राउन होता जाएगा, जैसा कि हीमोसिड्रिन प्रोड्यूस हुआ है उस वजह से। पहले रेड ब्लू था। In time, fibrous replacement begins at the margins as a grey white peripheral zone। ठीक है, साइड से होंगी ना इनकी, इसकी जो है वहाँ पे फाइब्रस रिप्लेसमेंट हो जाएगी मार्जिन्स पे, तो वो हमें ग्रे वाइट कलर का पेरिफेरल जोन नज़र आएगा, और इवेंचुअली वो कन्वर्ट कर देगा इन्फार्क्ट को एक स्कार के अंदर। ठीक है, ग्रे वाइट का कलर का हिस्सा से नज़र आएगा जो उसको फिर इन्फार्क्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इन्फार्क्ट को यानी स्कार के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये फाइब्रोसिस होगी तो हमेशा स्कार बनेगा। अब आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। जो क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के वो फॉलोइंग समराइज्ड हैं। मोस्टली 60 to 80% जो है ना ये क्लिनिकली साइलेंट रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट BCQ है। क्यों साइलेंट रहते हैं? क्योंकि ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ब्रोंकाइल सर्कुलेशन जो है ना वो सस्टेन करती है वायबिलिटी ऑफ अफेक्टेड लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, ब्रोंकाइल सर्कुलेशन उसकी कंपनसेशन कर रही है, और इम्बोलिक मास जो है ना वो रैपिडली रिमूव हो जाता है हमारी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी जो है ब्लड की, उसकी मदद से जो बना है इम्बोलिक मास वो फिर ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और क्या होंगे क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस? 5% जो केसेस होते हैं ना उनमें डेथ होगी अक्यूट राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से, या फिर कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स यानी शॉक हो सकता है सडनली, अचानक से। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो वन ऑफ द फ्यू कॉजेज है वर्चुअली इंस्टेंटेनियस डेथ का। ये सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस टिपिकली जो है ना वो मोर देन 60% ऑफ द टोटल पल्मोनरी वास्कुलेचर जब ऑब्स्क्योर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा किसी बहुत ही बड़े लार्ज एम्बोलस से, या मल्टीपल बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉल एम्बोलाए हों, तो उनसे अगर ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो उसके नतीजे में बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाती है स्मॉल या मीडियम पल्मोनरी ब्रांचेस की, जो हमें 10 to 15% केसेस में ऐसा जैसा कि मिलता है, तो वो पल्मोनरी इन्फाक्शन करवा देगा अगर कुछ एलिमेंट सर्कुलेटरी इंसुफिशियंसी का भी प्रेजेंट है, यानी इसकी जो सर्कुलेटरी है वो भी सर्कुलेशन वगैरह सही नहीं है, तो हमें इन्फाक्शन मिलेगी। टिपिकली वो इंडिविजुअल्स जिनमें मतलब इन्फाक्शंस होती हैं पल्मोनरी, वो डिस्निया के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि इन अ स्मॉल लेकिन सिग्निफिकेंट, यानी बहुत से लोगों में, पेशेंट्स में, जो कि लेस देन 3% ऑफ द केसेस हैं, उनमें रिकरेंट शॉवर्स ऑफ इम्बोलाई लीड करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ, यानी उनको बार बार छोटे छोटे जो है वो इम्बोलाई होते रहते हैं, जिसके नतीजे में उनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, क्रोनिक राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है, और पल्मोनरी वास्कुलर स्क्लेरोसिस हो जाती है, जो कि प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग ऑफ द डिस्निया कॉज करवाती है। ठीक है, उनको मतलब होते रहते हैं, रिकरेंट होते हैं इम्बोलाई।
तो ये क्रॉनिक पिक्चर हमें मिलेगी इस तरह की। तो ये मतलब मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, और उसका परसेंटेज 60 to 80% हमें जो है वो क्लिनिकली साइलेंट मिलते हैं एम्बोलाई। उसके बाद कह रहा है कि एम्बोलाई जो है ना वो यूजुअली रिजॉल्व कर जाता है आफ्टर द इनिशियल अक्यूट इवेंट के बाद। क्यों करता है? क्योंकि एंडोजेनस हमारी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी जो है ना वो ऑफन लीड करती है उसकी कंप्लीट डिसोल्यूशन करवा देती है। हाउएवर, अगर कोई और अंडरलाइंग प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है तो एक छोटा सा स्मॉल इनोक्यूअस जो नुकसान ना पहुंचाए वो भी इम्बोलस जो है ना वो भी बड़ा लगेगा, और पेशेंट जो है ना उसको, वो पेशेंट जिसने मतलब एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको हुआ है उसको 30% चांस हो जाता है कि वो दूसरा यानी सेकंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी डेवलप करेगा। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है जिनको कोई अंडरलाइंग और भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो, वरना वैसे नॉर्मली अगर इनिशियली अक्यूट इवेंट होता है तो हमारी एंडोजेनस फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी उसको सही कर देती है। प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी जो है उनमें हम एंटीकोएगुलेशन देते हैं, अर्ली एम्बुलेशन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्ट पार्चुरेंट पेशेंट्स। ठीक है, अर्ली एम्बुलेशन करनी होगी, यानी कि पेशेंट को हमने कहना है कि अपने बेड से बाहर निकले और थोड़ी बहुत लाइट एक्टिविटी करे, यानी चले घूमे थोड़ा सा वॉक करे। किस तरह के पेशेंट्स को? ये पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट पार्चुरेंट जो डिलीवरी के बाद वाली फीमेल्स होती है उनको। ठीक है, इसके अलावा हमें प्रोफाइल एक्सेस में क्या करना है कि एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक स्टॉकिंग्स। ठीक है, वो इस खास किस्म के एक सॉक्स की तरह के आते हैं जो कि पंप करते हैं, ठीक है, ब्लड को लोअर लिम्स वगैरह से। इसके अलावा इंटरमीडिएट न्यूमेटिक काफ कंप्रेशन हम देंगे उनको काफ पे। ठीक है, और आइसोमेट्रिक लेग एक्सरसाइजेस बेड रिडन पेशेंट्स के लिए। अब वो लोग जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप कर जाते हैं ना उनको हमने एंटी कोएगुलेशन थेरेपी भी देनी होती है। वो पेशेंट जिनमें मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है और जो हीमोडायनेमिकली भी अनस्टेबल है, यानी उनको कोई शॉक है या अक्यूट हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो इस तरह के पेशेंट्स को हमें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी होगी। ठीक है, उनको हमने एंटी कोएगुलेशन। अब नॉन थ्रोम्बोटिक पल्मोनरी एम्बोलाई यानी थ्रोम्बोसिस की वजह से नहीं बना एम्बोलिज्म, तो वो इस तरह के जो है ना सेवरल अनकॉमन लेकिन पोटेंशियली लीथल फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं आती हैं। वो हैं कि एयर की वजह से हो एम्बोलिज्म, फैट या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जो हम चैप्टर 4 में थर्ड ईयर में पढ़ के आए हैं। आईवी ड्रग अब्यूज़ जो है ना वो भी ऑफन एसोसिएटेड होता है फॉरेन बॉडी एम्बोलिज्म के साथ, जो पल्मोनरी माइक्रोवास्कुलेचर में होता है। प्रेजेंस मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट यानी टेल्कम जो होता है, टेल्कम पाउडर हम यूज़ करते हैं, वो इंट्रावीनस मिक्सचर में अगर आ जाए तो वो ग्रेन्युलोमेटस रिस्पॉन्स एलिसाइट करवा देता है हमारी इंटरस्टिशियम में या फिर पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, अब इंटरस्टिशियम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा फाइब्रोसिस कॉज करवाती है, जबकि अगर वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कराएगी। जो रेजिडुअल टेल्कम पाउडर के क्रिस्टल्स होंगे वो हमें ग्रेन्युलोमास की तरह नज़र आएंगे जब हम पोलराइज्ड लाइट से देखेंगे। बोन मैरो एम्बोलिज्म की अब बात करें तो वो डिनोट होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ हेमेटोपोइटिक और फैट एलिमेंट्स हमें पल्मोनरी आर्टरी में मिलेंगे, जो कि किसी मैसिव ट्रॉमा की वजह से होता है हमेशा। और पेशेंट्स जिनमें बोन इन्फेक्शन हो जाए, बोन इन्फेक्शन कब होता है? सिकल सेल एनीमिया के सेकेंडरीली वगैरह, तो इस तरह के पेशेंट्स में हमें बोन मैरो एम्बोलिज्म मिल सकता है। अब समरी देखिए, हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ा, ऑलमोस्ट सारी जो लार्ज पल्मोनरी आर्टरी के थ्रोम्बाई हैं हमने पढ़ा कि वो एम्बोलिक ओरिजिन के ही होते हैं और वो यूजुअली हमेशा डीप वेन्स ऑफ द लोअर लेग से अराइज करते हैं। रिस्क फैक्टर कौन से हैं? कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो, नी या हिप की सर्जरी हो, ट्रॉमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ स्पेशली जिनमें एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो, डायसेमिनेटेड कैंसर और जेनेटिक कॉजेज़ हमने पढ़े कि हाइपर कोएगुलेबिलिटी के भी जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करवाते हैं या थ्रोम्बाई, यानी थ्रोम्बाई ही आगे जाके एम्बोलाई बनेगा। तो मोस्ट एम्बोलाई हमने कहा 60 to 80% क्लिनिकली साइलेंट होते हैं। माइनॉरिटी 5% जो है ना टिपिकली लार्ज सैडल एम्बोलाई होते हैं, जो कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज करवाते हैं, शॉक और सडन डेथ। बाकी जो है वो पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं। रिस्क जो है वो रिकरेंस का बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ना वो नॉर्मली वन ऑफ द लो रेजिस्टेंस की है। ठीक है, और पल्मोनरी ब्लड प्रेशर जो है वो सिर्फ अबाउट
1/8 ऑफ द सिस्टेमिक प्रेशर है। ठीक है, पूरी सिस्टेमिक प्रेशर का जो 1/8 है वो हमारा पल्मोनरी ब्लड प्रेशर होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिफाइन ऐसे हुई है कि प्रेशर 25 मिलीमीटर मरकरी का या फिर इससे भी ज़्यादा का रेस्ट पे, जो कि हो सकता है ड्यू टू जब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना हमारी पल्मोनरी वास्कुलर बेड का वो कम हो जाए उस वजह से, या फिर लेस कॉमनली बाय जब पल्मोनरी वास्कुलेचर का ब्लड फ्लो ही बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, ब्लड का फ्लो बढ़ा है या फिर उसका लूमेन जो है वो छोटा हो गया है और प्रेशर कितना बढ़ जाए 25 मिलीमीटर से ज़्यादा, और कब हो, रेस्ट पे हो। ठीक हो गया। अब बेस्ड ऑन द शेयर्ड फीचर्स WHO ने जो है ना क्लासीफाई किया है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को 5 ग्रुप्स के अंदर। पहली है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। ये डाइवर्स कलेक्शन है डिसऑर्डर्स का जिनमें हेरिटेबल फॉर्म्स आती हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। ठीक है, हेरिडिटरी है और डिजीजेस जो कॉज करवाएं पल्मोनरी हाइपरटेंशन बाय अफेक्टिंग द स्मॉल पल्मोनरी मस्कुलर आर्टीरियोल्स। अब उनमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ भी हो सकती है जो स्मॉल पल्मोनरी आर्टीरियोल्स को अफेक्ट करे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ विथ लेफ्ट टू राइट शंट्स। ठीक है, तो इसको उन्होंने कह दिया पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन इन वजूहात की वजह से, स्मॉल पल्मोनरी डिजीज़ और हेरिटेबल। दूसरी है पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीज़। अब इनमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिस्फंक्शन आ जाते हैं और वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। तीसरे हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो कि लंग डिजीज़ की वजह से हो या फिर हाइपोक्सिया की वजह से। अब लंग डिजीज़ में जैसे COPD की वजह से हो गया और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की वजह से। तीसरी कैटेगरी है क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन और चौथी है पल्मोनरी हाइपरटेंशन विद अनक्लियर या मल्टीफैक्टोरियल मैकेनिज्म। अब हम इनके पैथोजेनेसिस अगर देखें तो जैसा कि ये गैदर किया जा सकता है क्लासिफिकेशन से, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं। कुछ जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो हम देखें तो उनमें सबसे पहला है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जो मतलब हमारा ये ग्रुप 3 था। ठीक है, तो ये जो इस तरह की डिजीज़ेस होती हैं ये जो हमारी एल्वियोलर कैपिलरीज होती है ना, एल्वियोलर, उनको ओब्लिटरेट करती हैं यानी उनको बंद कर देती हैं, तो उनके नतीजे में पल्मोनरी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी और सेकेंडरीली पल्मोनरी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी जो है एंटीसीडेंट कंजेनाइटल या एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़, जो यहाँ पे हमने ग्रुप 2 में पढ़ी। ठीक है, तो उनमें जैसे माइट्रल स्टीनोसिस हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा कि लेफ़्ट एट्रिया में जो है ना प्रेशर बढ़ जाएगा स्टीनोसिस की वजह से, और पल्मोनरी वीनस प्रेशर जो है वो भी इवेंचुअली ट्रांसमिट होगा आर्टीरियल साइड ऑफ द पल्मोनरी वास्कुलेचर में, और पीछे मतलब बैक फ्लो बढ़ेगा और हाइपरटेंशन होगी। तीसरा है रिकरेंट थ्रोम्बो इम्बोलाई, ये ग्रुप 4। अब रिकरेंट पल्मोनरी इम्बोलाई जो है ना वो भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कराएंगे, क्योंकि उनमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पल्मोनरी वास्कुलर बेड का वो छोटा हो गया है। अब वो छोटा हो गया है तो उसके नतीजे में रेजिस्टेंस बढ़ेगी और बीपी मतलब बढ़ेगा, बीपी नहीं, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, यानी पल्मोनरी बीपी बढ़ेगा। देन है ऑटो इम्यून डिजीज़ जो ग्रुप 1 था, तो सेवरल डिजीज़ नोटेबली जैसे स्क्लेरोसिस हो गई। अब इसमें क्या होगा कि पल्मोनरी वास्कुलेचर और इंटरस्टिशियम दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसके नतीजे में वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, हाइपरटेंशन होगी। लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी 3 ग्रुप जो है उसी में आता है, इसमें लंग डिजीज़ में ही आता है कि इसमें क्या होता है कि ये कॉमन डिसऑर्डर है जो कि ओबेसिटी और हाइपोक्सीमिया के साथ एसोसिएटेड है। अब जो है ना ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कोर पल्मोनरी। अनकॉमनली पल्मोनरी हाइपरटेंशन इनकाउंटर हुई है पेशेंट्स में जिनमें सारे नॉन कॉजेज एक्सक्लूडेड हों, यानी कोई भी मसला नहीं होता और उनको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है तो हम उसको कह देंगे इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, और ये इतना कॉमन नहीं है। तो ये जो नेम है असल में ये मिसनोमर है। हाउएवर 80% जो इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उनको हम कभी कभार प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन रेफ़र करते हैं, उसके जेनेटिक बेसिस है समटाइम्स। ये जो है ना फैमिलीज़ में इनहेरिट होता है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट की तरह। ठीक है, डोमिनेंट। अब इन ऐसी फैमिलीज़ में इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है और 10 to 20% फैमिली मेम्बर्स जो है ना उनमें ओवर डिजीज़ डेवलप होगी।
As is often the case, investigating the molecular basis of the uncommon familial form of the disease has provided new pathogenic insight. In this instance, by shining the spotlight on the role of bone morphogenetic protein signaling pathway. ठीक है, अभी फैमिलीज में क्यों रन कर रहा है, तो उस पर जब लाइट डाली गई तो उसमें पता चला कि बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन का कोई रोल होता है, बीएमपी सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, बीएमपी प्रोटीन है कोई, तो उसमें इसका ये रोल है। अब ये जो प्रोटीन है ना, बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन रिसेप्टर 2, इसको जो जीन इनकोड कर रही है इसको, उसमें इनएक्टिवेटिंग जर्म लाइन म्यूटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और ये 75% ऑफ द फैमिलियल केसेस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन के ऐसा होता है। ठीक है, और 25% केसेस जो हैं वो स्पोरेडिक केसेस होते हैं। अब जो है वो मोर रिसेंटली जो है अदर जीन्स में भी जो है ना म्यूटेशंस की इन्वॉल्वमेंट का बताया जा रहा है। BMPR2 पाथवे भी जो है वो भी आइडेंटिफाई हुआ है इन अफेक्टेड पेशेंट्स में। डिटेल्स जो है वो रह रही हैं, उन पे मतलब काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये अपीयर हो रहा है कि जो डिफेक्ट है BMPR2 सिग्नलिंग में वो लीड कर रहा है एंडोथीलियम के डिसफंक्शन में और प्रोलिफरेशन ऑफ द वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स इन द पल्मोनरी वास्कुलेचर। ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स जो हैं उनके स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन हो रही है और इसके अलावा उसके एंडोथीलियम का डिसफंक्शन हो रहा है इसके डिफेक्ट की वजह से, BMPR2। क्योंकि सिर्फ 10 से 20% जो लोग हैं BMPR2 की म्यूटेशंस के साथ उनमें बीमारी हो रही है, तो इसलिए मतलब ये कहा जा रहा है कि ये मॉडिफायर्ड जीन है और या तो फिर कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर हो सकता है जो कि मतलब वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिसऑर्डर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही जीन है और इसी की वजह से हो रहा है, और भी कोई इन्वायरमेंटल कॉज भी हो सकता है।